फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जो उर्वरक मीन्स जो जैविक उर्वरक मैं अपने पिछले वीडियो में बता रही थी उसका जो भी बचा हुआ भाग है उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि मैं जो भी बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आप सभी धैर्य बनाकर रखें और अपनी समझ को विकसित करते जाएं। मीन्स अगर आप सभी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे घुमा कर दे तो आप सभी उसे कैसे बना पाएंगे, आप सभी को मेरा ये वीडियो देखकर ही समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो खादें हैं वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है ना। तो 3 प्रकार की खादों में भारी जो जैविक खाद है उसमें गोबर की खाद और हरी खाद मैं आप सभी को बता दी हूँ। और आज मैं आप सभी को कंपोस्ट खाद, मलमूत्र की खाद, वाहित मल खाद और साथ ही सांद्रित जैविक खाद उसके बारे में भी बताऊंगी और जो जैव खाद है उसके बारे में भी बताऊंगी। मीन्स आज ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। मीन्स आप सभी का जो टॉपिक है उर्वरक मीन्स जो बायो जो उर्वरक मैं पढ़ा रही हूँ जैविक उर्वरक या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं आप सभी को बताऊंगी फ्रेंड्स आज मलमूत्र की खाद। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ही है। मलमूत्र की खाद हो गया और वाहित मल खाद। तो मलमूत्र की खाद मीन्स सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि जो बड़े शहर हैं ना वहाँ पर इन सब के निपटान की बहुत ही क्या होती है समस्या होती है। तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो मनुष्य के मल मूत्र है ना, वहाँ बड़े शहरों में क्या किया जाता है, खाद बनाई जाती है। और ये जो खाद है ना उसका यूज क्या किया जाता है, खेतों में किया जाता है। जाहिर सी बात है खेतों में ही किया जाएगा, है ना। और लेकिन जो मूत्र होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि जो मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ, जो एनिमल्स के मूत्र होते हैं वो बहुत यूजेबल होते हैं खेतों में डालने के लिए। ठीक है, तो मूत्र को तो सीधे ही खेतों में डाला जा सकता है, लेकिन मल की खाद बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक तैयारी की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक कुछ नहीं, सिर्फ गड्ढा खोद लिया जाता है। जैसे 15 सेंटीमीटर चौड़ी गड्ढा खोदा जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो गहराई भी हो सकता है 15 सेंटीमीटर ही रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, मलमूत्र जो भी उसको ढक देते हैं और 3 से 4 महीने में या फिर 2 से 3 महीने में ये सड़कर क्या हो जाता है, खाद बना लेता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, बन जाता है और इसका यूज हम खेतों में कर सकते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है वाहित मल खाद या फिर सीवेज स्लज मैन्योर्स। क्या, सीवेज स्लज मैन्योर्स। ठीक है, वाहित मीन सीवेज और मल को क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। तो ये भी सिंपल है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि शहरों में जो भी घरों के जो भी वाहित मल होते हैं ना वो जब निकलता है नालियों से तो उसके निपटान की बहुत ही समस्या होती है। तो ये जो अवशेष है ना इसी से ही जो बनाया जाता है, शहरों के जो वाहित मल होते हैं उसी से जो खाद बनाया जाता है इसे ही वाहित मल खाद कहते हैं। तो इसमें आप सभी को कुछ भी याद नहीं रखना था, मैं आप सभी के सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ऐसे बताई हूँ आप सभी को, और आप सभी इसे इजीली बना सकते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भारिक जैविक खाद है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे कंपोस्ट खाद। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंपोस्ट खाद के बारे में। किसके बारे में, कंपोस्ट खाद के बारे में। तो आखिर ये कंपोस्ट खाद है क्या, तो पौधों के अवशेषीय पदार्थों, घास फूस, कचरे, मनुष्य के मल मूत्र और पशुओं के मल मूत्र मीन्स गोबर वगैरह को मिलाकर फिर इन्हें क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है और इससे जो खाद बनती है उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कंपोस्ट खाद कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो पौधे हैं उनके अवशेषीय पदार्थ में जो भी वेस्ट बचता है ना, और साथ ही जो घास फूस है, कचरा वगैरह है और मनुष्य के जो भी वेस्ट है और साथ ही जो पशु हैं उनके जो भी वेस्ट है, गोबर इत्यादि, इन सभी पदार्थों को मिलाकर क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है और इससे जो खाद बनता है फ्रेंड्स इसे ही क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या खाद कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो कंपोस्ट खाद है इसी को बनाने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। मीन्स खाद बनाने की जो विधि मैं आप सभी को अभी बताई वह विधि क्या कहलाती है, कंपोस्ट बनाना या फिर कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर हार्वर्ड। क्या, डॉक्टर हार्वर्ड। ओके, क्या, डॉक्टर हार्वर्ड। इनके अनुसार एक किसके लिए कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक निश्चित नाप के कई गड्ढे बनाते हैं।
ठीक है, क्या निश्चित माप के या निश्चित नाप के कई गड्ढे बनाते हैं और इसमें घास फूस गोबर की परतें बिछा देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें घास फूस और गोबर की परतें बिछा देते हैं और साथ ही पानी छिड़क कर इसे थोड़ा सा नम बनाया जाता है। क्या किया जाता है, पानी छिड़क कर छिड़काव किया जाता है जिससे वो थोड़ा सा नम हो जाता है। गड्ढे की खाद को समय समय पर पलटते हैं। ठीक है, क्या जो गड्ढा है मीन्स जो भी गड्ढा हम बनाए हैं उसमें जो भी घास फूस गोबर वगैरह जब डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर थोड़ा सा उसे नम बना दिए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो गड्ढे की जो खाद बनते जाता है ना उसको समय समय पर क्या करते हैं, पलटते हैं और 4-5 माह में गड्ढे के पदार्थ को सड़कर 4-5 माह में जो गड्ढे के पदार्थ होते हैं वो सड़कर भुरभुरा खाद बना देते हैं। ठीक है, सड़ने के बाद एक ऐसा हो जाते हैं, भुरभुरा हो जाते हैं और एक खाद बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो खाद है ना, कंपोस्ट खाद, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फसलों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और फसलों को ही नहीं साथ ही मृदा जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी फसल जो है मृदा के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। मीन्स मृदा या फिर मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फसल कैसी होगी। ठीक है, अगर फसल अच्छी उर्वर है मीन्स उसमें अच्छा पोषक तत्व है, उसमें हर प्रकार के जैविक तत्व है, तो फसल जो है अच्छी होती है। तो ये जो कंपोस्ट खाद है फ्रेंड्स, वो जो मिट्टी की जो संरचना है उसको बहुत ही प्रभावित करते हैं। और आगे देखिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये मिट्टी को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसके 3 प्रकार के प्रभाव है फ्रेंड्स। किसके 3 प्रकार के प्रभाव है, जो कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद उसका मृदा की संरचना पर 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। तो पहला प्रभाव देखते हैं भौतिक प्रभाव या फिर फिजिकल इफेक्ट्स। क्या देखते हैं, भौतिक प्रभाव या फिर फिजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, और वैसे मैं ये सब बताने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो कंपोस्ट खाद है इससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं देखी हूँ उसके हिसाब से ये जो इन सभी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऊपर से ही पूछा जाएगा, एकदम डीपली नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हम इसके जो भी प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में देखेंगे, इसके लिए जो आवश्यक तत्व है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही इसे बनाने की कुछ विधियां है उनके नाम देखेंगे ताकि कम से कम इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि ये जो कंपोस्ट खाद है वो मृदा को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। भौतिक प्रभाव क्या होता है, ये जो कंपोस्ट खाद है इसको मटियार मृदा में मिलाने पर यह भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, क्या मटियार मृदा में मिलाने पर यह भुरभुरी हो जाती है। मटियार में जैसे कई मिट्टी ऐसा होता है जिसमें पानी डालने पर वो गीला हो जाता है और आपस में चिपकने लगता है। ठीक है, मिट्टी क्या करने लगता है, आपस में चिपकने लगता है। तो अगर हम कंपोस्ट खाद को मिलाते हैं तो जो मिट्टी है वो आपस में ना चिपक करके भुरभुरा हो जाता है। भुरभुरा मीन्स ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा मटेरियल कह सकते हैं जिससे अगर हम छुए तो आपस में चूरचूरा हो जाए, मीन्स आपस में टूट जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं भुरभुरा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी देखा होगा कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जिन्हें अगर हम छुए तो टूट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा छुए तो टूट जाता है। तो ऐसा ही बना देता है क्या, जो मटियार मिट्टी होती है उसमें कंपोस्ट खाद मिलाने पर ये मिट्टी को भुरभुरा बना देती है। ठीक है, अब आगे देखिए, बलुई मिट्टी की जो सघनता है वो बढ़ जाती है। मृदा की ताप जल वायु धारण क्षमता बढ़ जाती है। मृदा के कणों की संरचना में सुधार आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे फायदे हैं मृदा को इससे। फिजिकल मतलब समझते हैं, फिजिकल मीन्स जो बाहरी संरचना है। ठीक है, तो बाहरी संरचना के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है अभी आप सभी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये सारे फैक्ट्स में जो बताई हूँ उसे याद रखिए। फिर आगे देखिए रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, भूमि में इसको मिलाने से जो ह्यूमस है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अगर किसी भी मिट्टी में अगर ह्यूमस है तो बहुत ही उर्वर हो जाती है, मतलब उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, भूमि की जो ह्यूमस है वो बढ़ जाती है, फिर ह्यूमस की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, मृदा में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसकी विशेषताएं पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि मिट्टी में अगर मिलाते हैं हम इसे तो मिट्टी को कितना अच्छा लाभ पहुंचा रहा है। तो ये कंपोस्ट खाद हमारे लिए अच्छा है, मीन्स फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए जैविक प्रभाव। तो मृदा में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, मृदा के अंदर जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मृदा में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, मृदा के अंदर जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए भौतिक इफेक्ट मीन्स क्या, उसके बाहरी जो संरचना है उसमें क्या परिवर्तन करता है। तो जो मटियार मिट्टी होता है उसको भुरभुरी कर देता है, बलुई मिट्टी की सघनता को बढ़ा देता है, मृदा के ताप जल वायु धारण क्षमता बढ़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मृदा की जब वायु धारण क्षमता बढ़ जाती है, ताप जो है और जल जो है जब वो बहुत ही अच्छा रहता है, मीन्स अनुकूल रहता है ना, किसका, मृदा का ताप जल और वायु धारण क्षमता जब अनुकूल रहता है तो फसलों के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो यही काम कौन करता है, ये जो कंपोस्ट खाद है, जब हम मिट्टी में मिला देते हैं तो मृदा को अच्छा बनाने का, मीन्स उसकी स्ट्रक्चर को फसलों के लायक बनाने का काम कौन करता है, कंपोस्ट खाद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए मृदा के कणों की संरचना सुधार जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी फसलें होंगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अलग अलग मिट्टी जो है वो अलग अलग पदार्थों या फिर अलग अलग फसलों के लिए होती है। जैसा कि आप सभी को मैं अपने छत्तीसगढ़ के मिट्टी वाले चैप्टर में बता भी चुकी हूँ कि जो धान है वो लाल पीली मिट्टी में अच्छा होता है, कपास जो है काली मिट्टी में अच्छा होता है। तो इस प्रकार मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत ही मतलब मैटर करती है किसी भी फसल के उत्पादन में। तो इसलिए कंपोस्ट खाद की जो भूमिका मीन्स इसका जो व्यवहार है मिट्टी के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बताती हूँ मैं आप सभी को रासायनिक प्रभाव। ठीक है, रिवीजन करवा रही हूँ मैं वैसे आप सभी को कि ये जो रासायनिक प्रभाव में क्या होता है, रसायन से संबंधित कुछ कार्य करता है, जैसे ह्यूमस में वृद्धि कर देता है। ठीक है, इससे पोषक पदार्थों की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। तो ये सभी कार्य कौन करता है, कंपोस्ट खाद करता है। और जैविक प्रभाव में सीधी सी बात है, जैविक प्रभाव में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा देगा। ठीक है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। तो ये मिट्टी के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव है फ्रेंड्स कंपोस्ट खाद के कारण। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो कंपोस्ट खाद है ना, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मीन्स हमारे देश भारत में जो ये कंपोस्ट खाद है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फार्म कंपोस्ट, क्या, फार्म कंपोस्ट। दूसरा प्रकार है शहरी कंपोस्ट। और ये फार्म कंपोस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो फार्म कंपोस्ट है इस खाद के लिए जानवरों से बचे चारे, खरपतवार, फसलों, पौधों, भूसा वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शहरी कंपोस्ट क्या है, आप सभी जानते हैं शहरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नली नाले रहते हैं। ठीक है, जिसमें कचरे वगैरह सब कुछ डाल दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है शहरी कंपोस्ट में। ठीक है, मीन्स इस खाद में क्या करते हैं, सड़कों तथा नालियों वगैरह का जो कचरा रहता है या कूड़ा करकट रहता है और जो मिट्टी रहता है उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, शहरी कंपोस्ट में। तो फार्म कंपोस्ट हो गया और शहरी कंपोस्ट। तो 2 ही प्रकार के कंपोस्ट जो है हमारे जो देश है भारत उसे यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आप सभी को कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ है उसके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना, हमें कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं हुआ है तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए हमें इसका कम से कम इसके लिए आवश्यकता, तो इसके बनाने की विधियाँ मीन्स सिर्फ विधियों का नाम ही पढ़ना है, आप सभी को एकदम डीप में नहीं जाना है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्यों डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। मीन्स ये ऐसी चीज़ें है जो थ्योरी है ना, थ्योरी है मतलब हमें सुनना है और सिर्फ इसको अपने दिमाग में रखना है, एकदम रटने वाली इसमें कोई भी चीज़ तो है नहीं, है ना। तो आप सभी अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो भी बता रही हूँ 1 बार नहीं 2 से 3 बार सुन लीजिएगा मेरी वीडियो को बार बार देख करके। इससे क्या होगा, आप सभी का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट कैसे नहीं होगा, जैसा कि आप कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि आप दिन भर तो नहीं पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, है ना, और पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जैसा अगर कुछ काम कर रहे हैं आप तो उस समय भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, इसे सिर्फ सुनना है और अपने दिमाग में रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो मोबाइल को ऑन करके रख दीजिए और सुनते रहिए।
क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें भी पढ़ने के लिए मीन्स इसे याद करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस सुनना है और ये सुनेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी 2 से 3 बार वीडियो को देखकर इजीली अपने दिमाग में रख सकते हैं कि कंपोस्ट खाद क्या है, हरी खाद क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि ये थ्योरी है करके परेशान बिल्कुल भी ना हो, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आगे जो मैं बताने वाली हूँ उससे ही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपोस्ट खाद है इसको बनाने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कौन से आवश्यक पदार्थ हैं मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए पहला आवश्यक पदार्थ है अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। क्या? अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। ये जो कंपोस्ट खाद है फ्रेंड्स, इसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, फार्म गलियों का कूड़ा करकट, भूसा, मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सभी के जो भी वेस्ट रहता है, ठीक है, वो खरपतवार, घास, पत्तियाँ, तंबाकू, सरसों, ठीक है, पन्ने नहीं है, गन्ने है ना, गन्ने की पत्तियाँ, मूंगफली की छिलका, ठीक है, मीन्स मूंगफली का जो भी छिलका वेस्ट है, मीन्स मूंगफली से तेल निकालने के बाद जो भी वेस्ट बचता है वो, ठीक है, उसके बाद जलकुंभी, पशुओं का जो बिछावन है, ठीक है, गोबर, मलमूत्र, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत? अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। क्योंकि ये जो सभी मैं आप सभी को बताई अभी, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। और आप सभी तालाब की मिट्टी को भी ले सकते हैं, और इसी के अंतर्गत 1-2 और नाम दिए हुए हैं जैसे पुराने छप्पर, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ जो है कंपोस्ट बनाने के में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितना भी बताई हूँ, क्या क्या बताई मैं आप सभी को, फार्म गलियों का कूड़ा करकट, भूसा, मक्का, बाजरा, ज्वार वगैरह के जो भी वेस्ट है वो, जिसे डंठल भी कह सकते हैं हम, ठीक है, मीन्स जो भी बचता है, मीन्स बाजरा ज्वार वगैरह का जब हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो, ठीक है। तो देखिए कितना यूज़फुल है हमारे लिए कंपोस्ट खाद, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारा अनाज भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और जो बच रहा है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं उसे हम खाद के रूप में यूज़ करेंगे। तो इससे हम अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे, अपने जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किसको? उर्वरा जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति मीन्स जो भी उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी किसका भी यूज़ कर सकते हैं, गन्ने की पत्तियाँ, मूंगफली का छिलका, जलकुंभी, ठीक है, पशुओं का जो भी वेस्ट बचता है ये सब। तो फ्रेंड्स आप सभी को वैसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है उतना, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आप सभी को डेफिनेशन में ही बता चुकी हूँ कि ये जो कंपोस्ट खाद है वो किससे बनता है, पौधों के अवशेष पदार्थों से। तो मैं जितना भी नाम ले रही हूँ वो सभी पौधे ही तो है ना, जैसे कि गन्ना वगैरह है ना, तो जैसे मक्का, ज्वार, तो पहले ये प्लांट्स ही रहता है, उसके बाद इसकी कटाई की जाती है, फिर जो भी हमारे यूज़ का रहता है हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो भी वेस्ट बचता है उसको ही यूज़ करना है, ठीक है। तो एकदम नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को समझ में आ जाएगा अगर नाम देगा भी तो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप सभी को ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी के जनरल नॉलेज में ये रहे, 1 बार 2 बार आप सभी सुने रहेंगे तो आप सभी को सब कुछ याद रहेगा। मीन्स ये जो बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें, वो दिमाग में रहता है, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ के अंतर्गत सेकेंड, स्यूटेबल स्टार्टर या फिर उपयुक्त प्रारंभक, ठीक है। प्रारंभक मीन्स क्या, ऐसे पदार्थ जो कि कंपोस्ट खाद बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी आप सभी को बताने वाली हूँ, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, तो आप सभी अभी मैं जो भी बताऊंगी इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपोस्ट खाद बनने में ये जो पदार्थ है स्यूटेबल स्टार्टर, इसका बहुत ही महत्व होता है। वानस्पतिक पदार्थों का अच्छी प्रकार से विच्छेदन करने में और साथ ही सड़ने की क्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ये आवश्यक होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पशुओं का जो भी मल मूत्र है, मीन्स पशुओं का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आता है, ठीक है फ्रेंड्स। विष्ठा, ठीक है, मूत्र की मिट्टी, राख, ठीक है, साथ ही सीवेज मीन्स मूत्र की मिट्टी, मीन्स ये कि जहाँ पर पशु वगैरह मूत्र किए रहते हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो भी यूजेबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। राख, सीवेज, स्लज, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, सोडियम नाइट्रेट, एडको पाउडर आदि पदार्थों का प्रारंभक या फिर स्टार्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये जो भी पदार्थ है फ्रेंड्स, इसका नाम आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है
आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपोस्ट खाद बनने की प्रक्रिया में स्टार्टर के रूप में किसका किसका यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, किसका किसका यूज़ किया जाता है। पशुओं का जो भी मल मूत्र है, ठीक है, मीन्स जो भी वेस्ट है वो, ठीक है, विष्ठा मूत्र की जो मिट्टी रहती है वो भी यूज़ होता है, साथ ही राख, ठीक है। उसके बाद सीवेज, स्लज, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, सोडियम नाइट्रेट। देखिए जो केमिकल नेम है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इनमें से ही कोई नाम दे दें, तो आप सभी याद रखिए अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, सोडियम नाइट्रेट, एडको पाउडर। क्या? एडको पाउडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो जितना भी नाम मैं आप सभी को बताई हूँ इसे जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो कंपोस्ट बनाना है उसके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फिर तत्व कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, तीसरा इंपॉर्टेंट पदार्थ है आप सभी के लिए चूने का पत्थर तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। क्या फ्रेंड्स? चूने का पत्थर तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? एक्चुअली में फ्रेंड्स, जब पदार्थों का सड़न होता है, मीन्स जब पदार्थ सड़ते हैं वनस्पतिक पदार्थ, तो उससे क्या निकलता है? एसिड निकलता है। इसके वजह से जो भी जीवाणु है वो उनकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। तो इसी के लिए जो भी एसिडिटी है या फिर एसिड है उसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूने का पत्थर मिलाया जाता है। क्योंकि आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो क्या मिलाते हैं? चूने का पत्थर ही मिलाते हैं ना, क्योंकि जो चूने का पत्थर है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें आगे मैं क्या बोले, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी मिलाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्यों मिलाते हैं फ्रेंड्स? एक्चुअली में अगर हम देखें तो अगर वानस्पतिक पदार्थों में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30:1 से भी अधिक होता है, ठीक है। क्या? कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात अगर 30:1 से भी अधिक होता है तो नाइट्रेट की कमी हो जाती है, ठीक है। मीन्स जो नाइट्रोजन है उसकी कमी हो जाती है, तो उसी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन जो है उर्वरक के रूप में डालने की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए चूने का पत्थर और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होना आवश्यक है। किसमें? कंपोस्ट खाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्या है? उचित मात्रा में नमी की उपलब्धता। क्या? उचित मात्रा में नमी की उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बताई आप सभी को कि थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली में जब नमी होती है तो आप सभी को शायद पता होगा कि नमी में ही जो सूक्ष्म जीव है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, बैक्टीरियास वगैरह, वो नमी में ही उत्पन्न होते हैं। और ये जो बैक्टीरियास वगैरह है वही बहुत ही फायदेमंद होते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने में, ठीक है। एक्चुअली में ये कैसे पदार्थ होते हैं? अपघटित करने वाले पदार्थ होते हैं। तो यही क्या है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है वो जो खाद है उसको अपघटित करके, खाद नहीं मीन्स जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं उसको अपघटित करके खाद में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मीन्स परिवर्तित करते हैं। कौन परिवर्तित करते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर नमी अच्छे से नहीं होगी तो ये सक्रिय नहीं हो पाएंगे। इसलिए सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है कि जहाँ भी हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, जो भी ढेर है या फिर जो भी गड्ढा है, वहाँ पर क्या हो, 50% नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 50% नमी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कितना? 50% नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगे है फ्रेंड्स पांचवा, उपयुक्त वायु संचार। क्या है? उपयुक्त वायु संचार। तो ये भी मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि उपयुक्त वायु संचार बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि वायु संचार जब होगा, है ना, तभी जो भी मटेरियल्स वगैरह है वहां तक हवा पहुंचेगी फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी जो भी जीव वगैरह है उनको जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा की आवश्यकता होती है। मीन्स हवा के माध्यम से क्या करते हैं उन लोग? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना। तो अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स वो एक्चुअली में वायुजीवी होते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि जो भी जहाँ पर भी हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं वहाँ पर उपयुक्त वायु संचार होना चाहिए, ठीक है। और यही कारण है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि ये जो कंपोस्ट खाद है उसको पलटा जाता है ना। तो वायु का संचार अच्छे से हो करके ही जो कंपोस्ट खाद है उसको 10-15 दिन में पलट कर रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पांचों पॉइंट्स आप सभी जरूर याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये जो कंपोस्ट खाद है उसको बनाने की कुछ विधियाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ विधि का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अभी पूछ दे क्वेश्चन कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स आप सभी मैं जितना विधि बता रही हूँ उसे जरूर याद रखें। तो फ्रेंड्स इसकी विधियाँ हैं इंदौर विधि, ठीक है। क्या? इंदौर विधि है। साथ ही सेकेंड है एडको विधि। कौन सी विधि फ्रेंड्स? एडको विधि।
तीसरा है उत्प्रेरित विधि। कौन सी विधि? उत्प्रेरित विधि या फिर एक्टिवेटेड मेथड। ठीक है, क्या? एक्टिवेटेड मेथड। फिर चौथा देखिए बंगलोर मेथड। क्या? बंगलौर या फिर आचार्य विधि। ठीक है, क्या विधि फ्रेंड्स? बंगलौर या फिर आचार्य विधि। और पांचवा है आप सभी का मायादास विधि। कौन सी विधि? मायादास विधि। अब इसका नाम मायादास विधि क्यों है? क्योंकि इसे मायादास नाम के जो कृषि विशेषज्ञ थे उन्होंने ही बताया है, इसलिए इसका नाम है मायादास विधि। ठीक है, एक और विधि है फ्रेंड्स नाडेप विधि। कौन सी विधि? नाडेप विधि। तो फ्रेंड्स जितना भी विधि मैं आप सभी को बताई हूँ इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को कंपोस्ट खाद के बारे में जितना भी फैक्ट्स बताई हूँ इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कंपोस्ट खाद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो विधि बताया मैं आप सभी को नाम बताई हूँ फ्रेंड्स, इसे मैं डिटेल से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर मैं आप सभी को इसका विधि भी बताऊंगी। और विधि में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस यही है कि इतने सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना है, इसकी गहराई इतनी रखनी है, इसकी चौड़ाई इतनी रखनी है, बस ऐसा ही है जो मेथड है वो। और सबका अलग अलग चौड़ाई है, अलग अलग गहराई है, इसलिए जो विधि है वो अलग अलग नाम पड़ा है। और साथ ही जो स्थान है वहाँ के नाम से। ठीक है, एक तो जो भी वैज्ञानिक है उनके नाम से है जो विधि है वो, क्योंकि उन्होंने बताया है कुछ विधि, और कुछ जो है स्थान के नाम से फेमस है, जैसे इंदौर, बंगलौर। ठीक है, तो आप सभी सिर्फ नाम याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सांद्रित जैविक खाद। क्या? सांद्रित जैविक खाद, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये खाद जो होती है जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, है ना, उनके जो अवशेष होते हैं उससे बनता है, और जो भी जीव जंतु है उसके भी अवशेषों से बनता है। तो इसमें हम दो ही प्रकार का पढ़ेंगे, ऑयल केक्स या फिर खलिया कहते हैं जिसे हिंदी में, और दूसरा पढ़ेंगे खून, मछली तथा मांस की खाद। क्या? खून, मछली तथा मांस की खाद। ठीक है, तो खलिया मीन्स ऑयल केक्स है ना, मीन्स जो भी तिलहन वगैरह है जब उससे हम तेल निकाल लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जो भी पदार्थ बचता है उसे खली कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार का जो पोषक तत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारे देश में खाद के रूप में कौन कौन से जो तिलहन है उसका यूज किया जाता है आप सभी को मैं नाम बता रही हूँ। अंडी, नीम, सरसों, मूंगफली, महुआ, अलसी, तिल। एक बार फिर से सुनिए, अंडी, नीम, सरसों, मूंगफली, महुआ, अलसी, तिल, ये सभी जो खलिया है उन सभी का यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो कुछ खलिया है वो पशुओं के भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है, जिसके कारण इनका खाद के रूप में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो खलिया है फ्रेंड्स, अगर हम इसको रासायनिक खाद या फिर जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी जगह में यूज करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब देखिए खलियों का प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए, मैं एक दो बातें आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ये जो खलिया या फिर ऑयल केक्स है ना, तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग करने से पहले इसे बहुत पीस लेते हैं बारीक। ठीक है, और साथ ही से समान मात्रा में बिखेरा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो खलिया या फिर ऑयल केक्स है इसे फसल बुआई के पहले डालना चाहिए, मीन्स फसल बुआई के 2-3 सप्ताह पहले खेत में डालना चाहिए। ठीक है, फिर जुताई करके क्या करना चाहिए, इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नमी जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, मीन्स जब आप ऑयल केक्स का यूज कर रहे हैं तो नमी जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को जानने की बहुत ही खुशी होगी, ये जो खलिया या ऑयल केक्स है इसका प्रयोग सभी प्रकार के फसलों के लिए और सभी प्रकार की जो मिट्टी है उसमें कर सकते हैं, और इसका प्रभाव भूमि में कम से कम 3 से 4 वर्ष रहता है। कब से कब तक रहता है? 3 से 4 वर्ष रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी जरूर याद रखिए कि ये जो खलिया है वो आखिर है क्या। जो तिलहन होते हैं उसका जो भी शेष पदार्थ बच जाता है जब तेल निकाल लेते हैं उसके बाद उसे ही खलिया कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि खलिया किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ खून, मछली और मांस की खाद। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सेम है। जो खून, मछली या फिर जो मछली में है ना, मछलियों के जो अवशेष होते हैं, जैसे गांव वगैरह में अगर कहीं भी मछली पालन होता है ना, तो मछलियों के जो भी अवशेष रहते हैं या फिर कई मछली जो है सड़ वगैरह जाते हैं, तो सभी का यूज क्या किस लिए किया जा सकता है, जो उर्वरक है वो उसको बनाने में किया जा सकता है। और ये भी क्या होती है, ये भी बहुत ही उर्वरता वाली होती है, और साथ ही ये कैसी होती है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महंगी होती है, इसलिए ये ज्यादा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स भारत में इसका प्रचलन बहुत ही कम है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आगे देखिए, मैं तीसरा क्या बताने वाली थी आप सभी को, जैव उर्वरक या फिर बायो फर्टिलाइजर्स। पहला क्या बताई थी मैं आप सभी को, जो भारी जो जैविक उर्वरक है उसके बारे में बताई। उसके बाद सांद्रित जैविक उर्वरक बताई जिसमें खलिया आया, ठीक है, और खून, मछली और मांस की खाद आया। अब तीसरा बता रही हूँ जैव उर्वरक या जैव खाद। तो इससे आप सभी भली भांति परिचित है। जैसा कि मैं आप सभी को जब से पढ़ा रही हूँ तभी से बताती जा रही हूँ कि जो दलहनी फसलें होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो ये ही क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं, या फिर बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, या फिर बायो मैन्योर्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सभी के इसके लिए कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ के बता देती हूँ फ्रेंड्स। वे जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्या वे जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। इस श्रेणी में सामान्यतः सूक्ष्म जीव आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, भूमि के पोषक तत्वों की मात्रा में जो नाइट्रोजन है ना, उसका स्थिरीकरण करते हैं। मीन्स जो भी पोषक तत्व है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करके बढ़ा देते हैं उसकी मात्रा को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आप सभी जो है क्या किसको रख सकते हो, जो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। मृतोपजीवी मीन्स जो सेप्रोफाइट से जो भी बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स जो भी मृत पदार्थ होते हैं उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया जो है अपना जीवन चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी बैक्टीरिया या फिर मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। और साथ ही फंजाई या फिर कवक, ठीक है, तो कवक भी ऐसे ही होते हैं जो कि मृत पदार्थों के ऊपर क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो ये दोनों ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्चुअली में ये करते क्या है, जो भी पदार्थ है उसका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। अपघटन करते हैं मीन्स उसके जो भी कार्बनिक है, अकार्बनिक पदार्थ है उसको अलग कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके दो फायदे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, प्लस और क्या कर रहे हैं, जो भी मृत जीव वगैरह है उसका अपघटन करके उसमें जो भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, जिससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो रही है। और उसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो जैव उर्वरक है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनस जो भी फर्टिलाइजर्स है उसका यूज करने की आवश्यकता कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके आगे आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आप सभी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे बैक्टीरियाज का नाम बताई हूँ और साथ ही बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी बताई हूँ। तो आप सभी जैव उर्वरक से संबंधित मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो उर्वरक वाला टॉपिक है। अब आप सभी का ये उर्वरक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप सभी फर्टिलाइजर से संबंधित मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप सभी के एग्जाम्स में बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ये वीडियो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जो भी नए बच्चे फ्रेंड्स वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस के लिए, जिससे आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।